सभी को नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कन्वर्जेंस एवं लाइवलीहुड प्लानिंग फॉर्म के बारे में। तो सर्वप्रथम यह फॉर्म भरने के लिए फील्ड रिपोर्टर प्रो ऐप को ओपन करना है। फील्ड रिपोर्टर प्रो ऐप करते ही सर्वप्रथम ऊपर में दी गई 3 लाइन पर क्लिक कर हम लोग फॉर्म्स पे जाएंगे और फील्ड रिपोर्टर प्रो ऐप के बगल में दी गई गोल साइन पे हम चक्कर साइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करते ही फॉर्म्स डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपको मैसेज आएगा फॉर्म्स डाउनलोडेड। फॉर्म्स डाउनलोड होने के उपरांत हम लोग देखेंगे कन्वर्जेंस एंड लाइवलीहुड प्लानिंग फॉर्म खुल गया। तो यहाँ ऊपर में कन्वर्जेंस लाइवलीहुड प्लानिंग में क्लिक करते ही आप देखेंगे कि एक फॉर्म यहाँ पे खुल रहा है जिसका आप लैंग्वेज इंग्लिश अथवा हिंदी में सेलेक्ट कर सकते हैं ऊपर दी गई टैब से। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये फॉर्म को डिफरेंट सेक्शंस में बांटा गया है। तो सभी को ध्यान देना है, कुछ डेटा यहाँ पे ऑटो सेलेक्ट करना है। जैसे कि जिला का नाम आपको आपके ज़िला का नाम दिखलाएगा, आपका प्रखंड दिखलाएगा, पंचायत। उसके बाद लक्षित परिवार का प्रोफाइल में क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें ग्राम संगठन का नाम सेलेक्ट करना है। फिर उस ग्राम संगठन से जुड़ी हुई दीदी का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे पिता पति का नाम खुद ब खुद आ गया। यह डेटा MPR में दर्ज डेटा और SJY MIS का डेटा खुद ब खुद आ गया। पहला क्वेश्चन है, क्या दीदी के पति जीवित है? तो यहाँ पे अभी आपको 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, हाँ या नहीं। आपके ऐप में कुछ समय बाद जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखलाएगा, हाँ, नहीं, लागू नहीं। लागू नहीं उस केस में होगा जब दीदी तलाकशुदा हो या दीदी के पति साथ में नहीं रहते हो। अगर दीदी के पति जीवित है तो अगला क्वेश्चन आएगा, क्या दीदी के पति शारीरिक रूप से दिव्यांग है? हाँ, नहीं में सेलेक्ट करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, क्या दीदी के परिवार में कोई सदस्य शारीरिक रूप से सक्षम है पति के अलावा? तो यहाँ पे पति के अलावा कोई भी अन्य सदस्य शारीरिक रूप से सक्षम है तो हाँ पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है सक्षम तो ना पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, क्या दीदी शारीरिक रूप से सक्षम है? अगर दीदी काम करने के लायक है तो हाँ पे क्लिक करेंगे। अगर दीदी काम करने के सक्षम नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्या दीदी के पास मोबाइल नंबर उपलब्ध है? अगर जैसे हाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। उसके बाद आपको नीचे दिख रहा होगा ये सेक्शन भरने के उपरांत अगला सेक्शन है पशुधन विवरण एंड पशु शीट की उपलब्धता। आप लोग को एक जानकारी देते हैं, यह सेक्शन बस उन्हीं हाउस होल्ड के लिए दिखेगा जिस हाउस होल्ड में पूर्व में किसी भी तरह का पशु अवेलेबल है। ये MPR का डेटा अगर MPR में मार्क किया गया है दीदी के पास किसी प्रकार का पशु है तभी यह सेक्शन दिखेगा, अन्यथा यह सेक्शन नहीं दिखेगा। यह सेक्शन में खोलने के बाद आप देख रहे होंगे डेयरी, गोट्री और पोल्ट्री यानी गव्य पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, 3 तरह का आपको चेकबॉक्स आएगा। यहाँ पे आप एक या एक से ज़्यादा चेकबॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी दीदी के पास अवेलेबल है। अगर दीदी गव्य पालन से जुड़ी है तो गव्य पालन में क्लिक करेंगे। गव्य पालन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन, गाय भैंस की संख्या दर्ज करें। यहाँ आपको कितनी दीदी के पास गाय या भैंस है उसकी संख्या दर्ज करनी है। फिर अगला क्वेश्चन है पशु शीट की उपलब्धता। तो
अगर दीदी के पास डेयरी पालन के लिए पशु शेड की उपलब्धता है तो उसके बारे में जानकारी देनी होगी। क्या जो पशु शेड उपलब्ध है वो मनरेगा में के थ्रू अभिसरण यानी कन्वर्जेंस के थ्रू बना है, तो शेड थ्रू कन्वर्जेंस में हम लोग टच करेंगे। अगर दीदी ने खुद बनाया है तो स्वयं निर्मित शेड पे क्लिक करेंगे। अगर शेड नहीं उपलब्ध है तो नन में क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, शेड निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले अगर भूमि अवेलेबल है तो हाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भूमि का आकार, कितना भूमि अवेलेबल है शेड निर्माण हेतु, वही यहाँ पे वर्ग फीट में लिखा जाना है। यहाँ पे जैसे अगर मान लीजिए 500 वर्ग फीट अगर दीदी के पास शेड के लिए भूमि उपलब्ध है तो यहाँ पे 500 हम लोग दर्ज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्या भूमि का आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है? हाँ, नहीं। अगर भूमि का आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध है तो हाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन आएगा, भूमि का स्वामित्व मतलब भूमि किनके नाम पे रजिस्टर्ड है? क्या दीदी के खुद के नाम पे है या अन्य फैमिली मेम्बर के नाम पे है? अगर दीदी के नाम पे है तो सेल्फ पे क्लिक करेंगे, अन्य के नाम पे है तो अदर फैमिली मेम्बर्स को क्लिक करेंगे। यह करने के उपरांत आपको नीचे दिख रहा होगा पशुशाला के साथ या बिना पशुधन की तस्वीर। अगर दीदी का पशुशाला बन चुका है तो पशुशाला और पशुधन के साथ यहाँ पे तस्वीर क्लिक करने हेतु उस पे येलो वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक कैमरा खुल जाएगा। इस कैमरा पे खुलते ही आप कैमरा के साइन पे क्लिक कीजिएगा तो वह फ़ोटो कैप्चर कर लिया जाएगा। आपको ध्यान देना है, आप पशुधन के प्रकार में एक से ज़्यादा पशुधन का भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर दीदी गव्य पालन के साथ गोट्री और मुर्गी पालन भी कर रही है तो वो तीनों सेलेक्ट कीजिएगा और तीनों का सेम क्वेश्चन बारी बारी पूछा जाएगा। जैसे बकरी की संख्या, मुर्गी की संख्या, बकरी पालन हेतु पशु शेड की उपलब्धता है या नहीं, मुर्गी पालन हेतु पशु शेड की उपलब्धता है या नहीं। यह सब जानकारी देने के उपरांत पशुधन के टीकाकरण के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे डेयरी का टीकाकरण, बकरी का टीकाकरण या मुर्गी का टीकाकरण हुआ है या नहीं। यह सब भरने के उपरांत हम अन्य खंड में, अन्य सेक्शन में चले गए जो कि है लक्षित परिवार का सरकारी पात्रता स्थिति। इसमें पहला है राशन कार्ड से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है, क्या परिवार को राशन की सेवा उपलब्ध है? जैसे ही हम लोग हाँ पे क्लिक करेंगे तो राशन कार्ड की तस्वीर के लिए एक फ़ोटो कॉलम आ जाएगा। यहाँ पे आपको राशन कार्ड की तस्वीर डालनी है। अगर किसी हाउस होल्ड के पास, किसी दीदी के पास राशन मिल रही है पर राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है तो जब दीदी लेती है तो एक पर्ची दिया जाता है, तो उस पर्ची का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा। उसके बाद है वृद्धावस्था पेंशन। यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन के लिए 3 ऑप्शन है, हाँ, नहीं, लागू नहीं। यहाँ पे विशेष ध्यान देना है, अगर दीदी वृद्ध है तभी वो पेंशन के लिए पात्रता रखती है। अगर वृद्ध नहीं है तो उनके लिए लागू नहीं होगा। अगर वृद्ध है, पेंशन मिल रहा है तो हाँ पे क्लिक करेंगे। अगर दीदी वृद्ध है और पेंशन नहीं मिल रहा है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। और दीदी वृद्धावस्था पेंशन के लिए पात्रता नहीं रखती है यानी वो एलिजिबल नहीं है तो लागू नहीं पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वृद्धावस्था पेंशन कार्ड के साथ दीदी की तस्वीर डालने को बोला जाएगा। अगर दीदी के पास को पेंशन मिल रहा है और वृद्धावस्था पेंशन कार्ड नहीं है तो इस स्थिति में दीदी का पासबुक जहाँ पे 400 रुपया क्रेडिट होता है उसका फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद है विधवा पेंशन। सेम कंडीशन, अगर दीदी पात्रता रखती है, अगर मिल रहा है तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर पात्रता रखती है और नहीं मिल रहा है तो नो पे क्लिक करेंगे। और अगर दीदी पात्रता नहीं रखती है मतलब वो एलिजिबल नहीं है तो लागू नहीं पे क्लिक करेंगे।
अगर यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको विधवा पेंशन कार्ड डालना पड़ेगा, और पेंशन कार्ड नहीं है तो जैसे मैंने वृद्धावस्था पेंशन कार्ड के लिए बताया था, सेम प्रोसेस यहाँ पे ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद है, क्या आप या परिवार का कोई सदस्य दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या दीदी या दीदी के परिवार में कोई सदस्य दिव्यांग पेंशन के लिए पात्र है, क्या एलिजिबल है, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल। अगर है तो हाँ, नो है तो नो, नॉट एप्लीकेबल। अगर यस पे क्लिक करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस आएगी, जैसे विकलांगता पेंशन मिल रही है, अगर मिल रही तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं मिल रही है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है, क्या आधार कार्ड उपलब्ध है। आधार कार्ड जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे आपको सही आधार अंक दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद है, क्या परिवार के काम करने योग्य वयस्कों के पास मनरेगा का जॉब कार्ड है। अगर है तो हाँ, अगर नहीं है तो नहीं। क्या ई श्रम कार्ड उपलब्ध है। अगर ई श्रम कार्ड उपलब्ध है तो हाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे ई श्रम कार्ड की तस्वीर डालनी पड़ेगी। उसी के साथ वोटर आईडी कार्ड अगर उपलब्ध है तो हाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड की तस्वीर डालनी पड़ेगी। इसके बाद है, दीदी की बैंक खाता संबंधित जानकारी। आपको यहाँ पे दीदी का बैंक खाता संख्या सही दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे IFS कोड, आप सभी लोग को जानकारी होगी कि IFS कोड 11 डिजिट की होती है, जिसमें 5वां डिजिट, सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, जो कि काफ़ी लोग से गलती होती है। 5वां डिजिट हमेशा 0 होता है, शून्य, वो ओ नहीं होता है, वो शून्य होता है। तो 5वां डिजिट शून्य डालेंगे। सही IFS कोड डाल के गेट बैंक डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैंक का नाम और शाखा का डिटेल्स ऑटोमेटिक फेच कर लेगा। इसके बाद हम लोग तीसरे खंड, नेक्स्ट खंड में आते हैं, वह है स्वास्थ्य एवं शिक्षा। स्वास्थ्य एवं शिक्षा में सबसे पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना। अगर आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है दीदी को, उसमें पंजीकृत है तो हाँ करेंगे, अगर पंजीकृत नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर जैसे ही नहीं करेंगे तो आयुष्मान भारत कार्ड ना होने का कारण पूछा जाएगा, जैसे कि राशन कार्ड दीदी के पास नहीं है, SCCC में डेटा में नाम नहीं है, और तीसरा ये भी कंडीशन हो सकता है कि दीदी के द्वारा आवेदन किया गया है पर अभी तक आयुष्मान कार्ड प्राप्त नहीं हुआ। इस कंडीशन में तीसरा ऑप्शन अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड पे क्लिक करेंगे। अगर दीदी या दीदी का परिवार आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र नहीं रखते हैं, एलिजिबल नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। इसी के बाद आपका अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत जो कि बैंक के द्वारा इंश्योरेंस किया जाता है, इसमें आप सभी को मालूम होगा कि इंश्योरेंस के लिए न्यूनतम अधिकतम एज निर्धारित है। जैसे जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए 50 साल अधिकतम निर्धारित है। अगर 50 साल से कम की दीदी है, अगर बीमा हो चुका है तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर बीमा नहीं हुआ है तो नो पे क्लिक करेंगे। और मान लीजिए कोई दीदी 65 साल की है, उनका जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत नहीं उनका इंश्योरेंस किया जा सकता है, तो ऐसी सब दीदी के लिए लागू नहीं, यानी नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। इसी तरह हम लोग सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना में अगर मिल रहा है, उससे पंजीकृत है तो हाँ, नहीं पंजीकृत है तो नो, अगर पात्रता नहीं रखती है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करेंगे। हम लोग अब अगला खंड पे चलते हैं, जो कि है शौचालय एवं आवास की स्थिति। शौचालय एवं आवास की स्थिति में सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या दीदी का खुद का शौचालय है या सामुदायिक शौचालय का तक पहुँच है। तो अगर दीदी का खुद का शौचालय या सामुदायिक शौचालय तक पहुँच है तो हाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हाँ पे क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन आएगा, दीदी किस प्रकार का शौचालय उपयोग करती है, यानी वो दीदी का खुद का शौचालय है या किसी पड़ोसी का शौचालय का उपयोग करती है या सामुदायिक शौचालय उपयोग करती है। अगर खुद का शौचालय उपयोग कर रही है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि अगर
क्या दीदी को सरकारी योजना से प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई है? सभी को मालूम होगा शौचालय बनाने हेतु 12,000 रुपया की प्रोत्साहन राशि दी जाती है शौचालय बनने के बाद। तो क्या वह राशि दीदी को मिली है, हाँ या नहीं? अगर मिल गई तो हाँ पे क्लिक करेगा, नहीं मिली है तो नहीं पे। अगर दीदी के पास खुद का शौचालय या सामुदायिक शौचालय तक पहुंच नहीं है तो शौचालय ना होने का कारण यहाँ पे आपको बताना है। क्या दीदी के पास ज़मीन नहीं है, या लाभ पहले मिल चुका है, शौचालय बना है लेकिन क्षतिग्रस्त हो गया है, आवेदन किया गया लेकिन अभी तक बना या मिला नहीं है, या दीदी को बताना होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या दीदी के पास सुदृढ़ एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध है? क्या दीदी अभी जो घर में रह रही है वो सेफ़ एंड सिक्योर है? अगर येस पे करते हैं तो यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या जो जिस घर में दीदी रह रही है वह क्या आवास योजना के तहत घर बनाया गया है, हाँ या नहीं? अगर नहीं पे क्लिक करते हैं तो पूछा जाएगा किस कारण यह घर आवास योजना का लाभ नहीं मिला। जैसे कि पहला है, दीदी के पास ज़मीन नहीं है, बेनिफिट पहले कभी मिल चुका था बट घर नहीं बना है, अप्लाई किया गया है बट अभी तक नहीं कुछ राशि आवंटित किया गया है, या दस्तावेज की कमी के कारण उनको आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है घर की हालत। अब जिस घर में अभी रह रही है वह घर कैसा है, सही है या टूटा फूटा? अगर सही है तो सही पे क्लिक करेंगे, टूटा फूटा है तो टूटा हुआ घर पे क्लिक करेंगे। इसी के साथ दीदी का जो घर का तस्वीर है आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। अगर दीदी, फिर से हम लोग ऊपर क्वेश्चन में आते हैं, क्या दीदी के पास सुदृढ़ एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध है? यहाँ पे अगर दीदी नो करती है, दीदी के पास सेफ़ एंड सिक्योर हाउस नहीं है, तो पूछा जाएगा दीदी अभी कहाँ रहती है? क्या रेंट पे रहती है, किराए पे रहती है, या किसी और फैमिली मेम्बर के साथ रहती है? तो अगर रेंट या फैमिली मेम्बर के साथ रहती है तो घर की स्थिति पूछा जाएगा। क्या जिस घर में अभी रह रही है वो पक्का घर है, या आधा पक्का आधा कच्चा है, या कच्चा घर है? यहाँ किसी भी स्थिति में आपको जिस घर में दीदी रह रही है आपको घर की तस्वीर यहाँ पे अपलोड करनी होगी। उसके बाद है, क्या दीदी अपने घर के सामने या पीछे फल सब्जियाँ उगाते हैं? अगर उगाती है तो यस, अगर नहीं उगाती है तो नो। अगला क्वेश्चन है, क्या परिवार के पास पानी पीने के लिए स्वच्छ जल स्रोत उपलब्ध है? अगर उपलब्ध है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। जैसे ही हाँ पे करेंगे तो यहाँ पे स्रोत, पीने का पानी का स्रोत पूछा जाएगा। क्या दीदी को नल जल योजना के तहत स्रोत उपलब्ध है, या दीदी के घर पे हैंडपंप है, या बोरवेल है, या कम्युनिटी टैप से पानी लेती है? अगला क्वेश्चन है बिजली की उपलब्धता के बारे में, अगर दीदी के घर में बिजली है या नहीं। उसके बाद है उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा मिलता है या नहीं? अगर मिलता है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं मिलता है तो नहीं पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जो दीदी अभी घर में खाना पकाने के लिए किस प्रकार का ईंधन का उपयोग कर रही है? यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट किया जा सकता है। हो सकता है दीदी गैस चूल्हा भी यूज़ कर रही हो और लकड़ी पे भी बना रही हो, तो एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन को सेलेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद है परिवार का वित्त प्रोफाइल। वित्त प्रोफाइल में आप लोग देख रहे होंगे, जैसे ही हम लोग क्लिक किए तो परिवार के द्वारा प्राप्त निधि दिख रहा है। परिवार के द्वारा प्राप्त निधि खुद ब खुद ये पहले से दिख रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जीविकोपार्जन अंतराल राशि 7,000, विशेष निवेश निधि 10,000, जीविकोपार्जन निवेश निधि प्रथम किस्त 20,000 मिला है दीदी को। यह जो डेटा आपको दिख रहा है ये MPR के द्वारा, जो कि पिछले मंथ में दर्ज किया गया था, उससे लिया गया है। अगर यहाँ पे आपको लगता है कुछ गलत निधि दर्ज की गई है तो यहाँ पे आपको सुधारने का ऑप्शन है। जैसे अगर मान लीजिए जीविकोपार्जन निवेश निधि प्रथम किस्त में दीदी को 20,000 यहाँ पे दर्ज है, पर दीदी को 40,000 की राशि दी गई थी, तो यहाँ पे आप लोग 40,000 दर्ज कर सकते हैं। तो जैसे ही दर्ज कीजिएगा आप देख रहे होगे नीचे में अब तक कुल निवेश ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, यानी अभी तक इस दीदी को 57,000 तक का निवेश किया जा चुका है।
इसके नीचे वर्तमान संपत्ति का मूल्य आय जो कि लास्ट एम्पियर के माध्यम से का दिखला रहा है, इसे भी आप लोग अगर गलत दिखला रहा है आंकड़ा तो यहाँ पे आप लोग चेंज कर सकते हैं। पर ये ध्यान देना है कि जो भी आंकड़ा डाल रहे हैं, चाहे वो किसी भी निधि का हो या वर्तमान संपत्ति या आय, यह सही होना चाहिए। यह था हमारा अभी तक का कुल निवेश। इसके बाद हमारा जो सेक्शन है आजीविका योजना, यानी अभी तक इस दीदी को प्रथम किस्त तक का ही मिला है, आगे दीदी क्या करना चाहती है उसकी योजनाओं पे हम लोग बातें करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आगे दीदी क्या करना चाहती है, सेलेक्ट लाइवलीहुड ऑप्शन में जाके हम लोग और आगे दीदी क्या करना चाहती है उस पर चुनेंगे। जैसे दीदी का इच्छा है कि वो दुकान के साथ अब रेडीमेड कपड़े की दुकान भी करे, तो ऑप्शन में से हम लोग रेडीमेड कपड़े का दुकान सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे चूँकि यहाँ इस दीदी को प्रथम किस्त मिल चुकी है, तो जो रेडीमेड कपड़े की दुकान होगी यह द्वितीय किस्त में आएगी। तो यहाँ पे हम लोग द्वितीय किस्त का सेलेक्ट करेंगे और द्वितीय किस्त में रेडीमेड कपड़े के लिए कितने अमाउंट की ज़रूरत है। इन केस अगर दीदी को बोलती है मुझे 40,000 चाहिए, तो यहाँ पे 40,000 दर्ज किया जाएगा और लाभार्थी द्वारा योगदान की गई राशि। आप सभी को मालूम होगा कि प्रथम किस्त के पास जितनी भी राशि अगर मिलता है दीदी को, तो न्यूनतम 10% का कंट्रीब्यूशन दीदी को करना है। तो इस कंडीशन में अगर 40,000 का मांग किया जा रहा है तो यहाँ पे मिनिमम 4,000 का कंट्रीब्यूशन योगदान दीदी के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे मिनिमम 4,000 दर्ज होगा। अब अगला है माइक्रो प्लान स्थिति। हो सकता है आपने द्वितीय किस्त का माइक्रो प्लान कर दिया हो पर अभी तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। इस कंडीशन में कंप्लीटेड में लिखेंगे और यह सब भरने के उपरांत हम लोग ऐड टू लिस्ट में करना न भूलेंगे। अगर ऐड टू लिस्ट में नहीं किए हैं तो यह डेटा सेव नहीं होगा। ऐड टू लिस्ट में करना भूलना नहीं है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अधिकतम 4 आजीविका योजना को सेलेक्ट किया जा सकता है। आप लोग को मालूम होगा कि हम लोग जीविकोपार्जन निवेश निधि द्वितीय किस्त से हम लोग एक या एक से ज़्यादा विकल्प का चुनाव किया जा सकता है। अगर दीदी LIF सेकेंड ट्रांच में रेडीमेड कपड़े के साथ बकरी पालन भी करना चाहती है तो हम लोग यहाँ पे बकरी पालन को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे LIF 2 का ही पार्ट है तो LIF 2 सेलेक्ट करेंगे। बकरी पालन के लिए मान लीजिए दीदी का 20,000 रुपये का चाहिए तो यहाँ पे 20,000 रुपया हम लोग दर्ज करेंगे। कंट्रीब्यूशन अगर दीदी 3,000 कर रही है तो यहाँ पे 3,000 करेंगे। माइक्रो प्लान कंप्लीट हो चुका है तो माइक्रो प्लान कंप्लीट पे डालेंगे और ऐड टू लिस्ट करेंगे। जैसे ही हम लोग ऐड टू लिस्ट करेंगे आप देख रहे होगे यहाँ पे एक बकरी पालन और एक रेडीमेड क्लॉथ शॉप LIF 2 में 2 ऑप्शन के लिए सेलेक्ट किया जा चुका है। अब हम लोग आगे की भी योजनाएं बनाएंगे। सभी को मालूम होगा एक परिवार को अधिकतम 2 लाख तक का हम लोग राशि प्रोजेक्ट के तरफ से दिया जा सकता है। तो हम लोग तीसरे विकल्प पे चलेंगे। आगे दीदी को जूते का भी दुकान उस दुकान पे करना है तो यहाँ पे शू स्लीपर शॉप डालेंगे। फंड का प्रकार LIF 3 डालेंगे क्योंकि LIF 2 में 2 ऑप्शन हो चुका है। LIF 3 डालेंगे। यहाँ पे मान लीजिए दीदी को 60,000 रुपये की आवश्यकता है और ये जो राशि मैं एग्जांपल बता रहा हूँ ये एज़ पर ऑफिस ऑर्डर ही होगा। अधिकतम राशि का जो कैप है ऑफिस ऑर्डर के तहत वो राशि ही जाएगा। यहाँ पे 60,000 डाल रहे हैं तो 6,000 रुपया का मिनिमम कंट्रीब्यूशन लाभार्थी को करना है। यह माइक्रो प्लान नहीं हुआ है तो नॉट कंप्लीट पे डालेंगे। जैसे ही हम लोग नॉट कंप्लीट में डालेंगे तो पूछेगा यह राशि का माइक्रो प्लान कब करने का आपका प्लान है। हो सकता है 6 महीने बाद का हो तो 6 महीने बाद का हम लोग डेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे दर्ज कर देंगे। यह दर्ज करने के बाद याद से ऐड टू लिस्ट में करना ना भूलें।
यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे ऐड टू लिस्ट में करने के बाद 3 आ गया है। लाइफ सेकेंड चांस में 40,000, 20,000, 60,000, तो लगभग 1,20,000 तक का प्लानिंग कर चुके हैं। और पूर्व में दीदी को 57,000 मिला था। अब मान के चलिए एक और ऑप्शन चुनते हैं, वो है गैप फिनांसिंग का। अब इसके साथ दीदी गव्य पालन भी करना चाहती है। जब अलाइव थर्ड चांस तक हम लोग दे चुके हैं, आगे के किस्त का नाम रहेगा गैप फिनांस। यहाँ पे मान लीजिए दीदी मान रही है 50,000 गव्य पालन के लिए, तो यहाँ पे 50,000 सेलेक्ट करेंगे। हम लोग 50,000 से एक बार राशि ज़्यादा डाल के देखते हैं क्या ले रहा है। तो मान लीजिए 1,00,000 डाल रहे हैं। माइक्रो प्लान की स्थिति नॉट कंप्लीटेड, तारीख हम लोग 2026 के जनवरी में देंगे। ऐड टू लिस्ट जैसे ही कीजिएगा तो एक नीचे में एरर मैसेज आ रहा होगा, द टोटल अमाउंट कैन नॉट एक्सीड 2 लाख। जैसे कि सभी को मालूम है अधिकतम राशि जो प्रोजेक्ट की तरफ से है वो 2 लाख तक की देनी है। यहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा का हम लोग योजना बना रहे हैं तो यह राशि नहीं लेगा। तो यहाँ पे हम लोग को राशि कम करना पड़ेगा। अगर 50,000 कर रहे हैं तब भी नहीं लेगा, क्योंकि यह दीदी को लगभग पहले से 1,80 के करीब मिल चुका है। अगर 10,000 किए तभी यह हुआ। तो आप सभी को ध्यान देना होगा, जो हम लोग बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन यानी लाभार्थी का अंशदान है 2 लाख कैलकुलेशन में उसको शामिल नहीं किया जाता है। उसके बगैर जो प्रोजेक्ट की तरफ से है उसे ही 2 लाख तक के कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है। इसके बाद है कौशल मानचित्रण। कौशल मानचित्रण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है, जिसमें दीदी के परिवार में जितने भी लोग स्किल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल है उनका संख्या यहाँ पे सर्वप्रथम दर्ज करना है। मान के चलिए अगर दीदी के घर में उनके बेटा बेटी 2 है और वो दोनों योग्य उम्मीदवार है कौशल प्रशिक्षण के लिए, तो यहाँ पे संख्या दर्ज करेंगे 2। जैसे ही हम लोग संख्या 2 दर्ज कर रहे हैं तो दोनों का यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ेगा एक एक कर। जैसे 2 दर्ज किए तो सबसे पहले नाम दर्ज करना पड़ेगा। जैसे पहला हर्षा का उम्र है मान के चलिए 21 साल, जेंडर फीमेल, ये दीदी की बेटी है तो बेटे सेलेक्ट कर लेंगे। ये कहाँ तक पढ़ी है, अभी क्या कर रही है, मजदूरी दुकान या कुछ नहीं कर रही है या पढ़ाई लिखाई कर रही है, ये सेलेक्ट कर ले। अगला क्वेश्चन है कौशल प्रशिक्षण के लिए पात्रता रखती है, यस सेलेक्ट करेंगे। मौजूदा कौशल, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें 2 ऑप्शन और ऐड हो रहा है जो कि आप लोग के फॉर्म में दिखेगा, वो है कंप्यूटर या कोई स्किल नहीं। अगर मौजूदा कोई भी स्किल नहीं है तो नो स्किल पे टच करेंगे। अगर पेंटिंग में शौक़ रखती स्किल है तो पेंटिंग सेलेक्ट करेंगे। कौशल रुचि, यहाँ पे बहुत सारा आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में ऑप्शन दिखेगा, तो इसमें से कहाँ उनका इंटरेस्ट है, किस क्षेत्र में वो कौशल रुचि रखती है, ट्रेनिंग प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन है विकलांगता इस पर्टिकुलर, जैसे यहाँ पे हर्षा डाले तो हर्षा जो है दीदी की बेटी, क्या वो विकलांग है दिव्यांग है, हाँ या नहीं। अगर है तो हाँ पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नहीं पे। इन सभी का हम लोग दर्ज करने के बाद याद से ऐड कैंडिडेट पे क्लिक करना ज़रूरी है। ऐड कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे देख रहे होगे उस पर्टिकुलर दीदी के बेटी का पूरा डिटेल्स आ रहा है। अब चूँकि हम लोग 2 लोग योग्य उम्मीदवार थे तो यहाँ पे अब दूसरे कैंडिडेट का नाम दर्ज करना पड़ेगा। यह पूरा डिटेल्स भरने के बाद आपको याद से ऐड कैंडिडेट पे कीजिएगा,
तभी यह नीचे आएगा, अगर नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा। यह सब भरने के उपरांत आपको ऊपर दी गई जो सेव फॉर्म है जिस तरह से करते हैं, यहाँ कंप्लीट रेडी टू सेंड में क्लिक करेंगे। कंप्लीट रेडी टू सेंड में क्लिक करेंगे ही तो आपका जिस तरह से MPR भरते हैं सेम प्रोसेस से यह फॉर्म को शेयर कर सकते हैं, और जैसे ही ग्रीन टिक होती है तो यह माना जाएगा आपके द्वारा फॉर्म भरा जा चुका है। अगर इन केस आपके द्वारा फॉर्म भरा जा चुका और कुछ गलत एंट्री हो गई है तो आपको उस हाउस होल्ड का फिर से फॉर्म भरना होगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ने यह फॉर्म भरना सीख गया होगा और इसे सभी घरों का, सभी परिवारों का सही जानकारी आप कन्वर्जेंस एवं लाइवलीहुड प्लानिंग ऐप के माध्यम से दर्ज करेंगे। धन्यवाद।